नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। 25 नवंबर को संपन्न होंगे मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। आगामी 25 नवंबर को उज्जैन मंडल अभिभाषक संघ के चुनाव संपन्न होंगे। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा ने देते हुए बताया कि लगभग 1400 अभिभाषक मतदान में हिस्सा लेंगे। अध्यक्ष पद के लिए अभिभाषक प्रमोद चौबे, अशोक यादव, सुरेंद्र चतुर्वेदी व योगेश शर्मा के नाम प्रमुखता से सामने आए हैं। प्रत्याशी न्यायालय भवन में अपना प्रचार नहीं कर पाएंगे व निर्वाचन में अनेक गैर अभिभाषक परिजनों का प्रवेश भी निषेध रहेगा। मतदान के दौरान फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी वर्जित रहेगी। नामांकन 10 नवंबर तक जमा किए जा सकेंगे व 21 नवंबर नाम वापसी के लिए तय की गई है। इस बाबत जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद शर्मा ने बताया, पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ चुनाव कराए जाएंगे। करीब 1400 के करीब मतदाता अभिभाषक साथियों की लिस्ट आ रही है और अभी हमने स्टेट द्वार में भी इस लिस्ट पहुँचाई थी। किस तारीख को चुनाव? 25 तारीख को चुनाव होगा और उसी दिन अध्यक्ष और पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी गणना के बाद, और कार्यकारिणी की गणना उसके दूसरे दिन शनिवार को की जाएगी। क्या क्या नियम लागू किए गए? नियम शर्तें जो भी है कि कोई भी मतदाता इस सर्विस बिल्डिंग के अंदर अपना चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी भारी तत्व अंदर सर्विस बिल्डिंग में नहीं आएगा। जो भी आपको चाय नाश्ता प्रलोभन देना मतदाता को मेन सर्विस बिल्डिंग के गेट के बाहर कर सकते हैं आप। आयुष्मान कार्ड के बाद अब खोले जा रहे हैं नागरिकों के आयुष्मान हेल्थ अकाउंट। सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा लाभ। आयुष्मान योजना के बाद अब राज्य सरकार ने सभी वर्गों के लिए एक और योजना लॉन्च की है। उज्जैन के जिला अस्पताल में प्रतिदिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट खोलने के लिए एक काउंटर शुरू किया गया है। यहाँ सभी वर्ग के व्यक्ति आकर अपना हेल्थ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसकी सहायता से किसी भी बीमारी की स्थिति में पूरे प्रदेश में कहीं भी मरीज को चिकित्सकीय सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही आने वाले समय में इस हेल्थ अकाउंट को बीमा कंपनियों से भी जोड़ा जाएगा, जिसका सीधा फायदा लाभार्थियों को मिलेगा। उज्जैन जिला अस्पताल के स्टाफ और उनके परिजनों के हेल्थ अकाउंट बनाने के बाद अब आम लोगों के लिए भी यह सुविधा शुरू कर दी गई है। उज्जैन के जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचकर अपना हेल्थ अकाउंट बनवा रहे हैं। इस बाबत आरएमओ डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया, देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और हमारे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से आभा कार्ड आमजनों के हितों को देखते हुए बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों को एक टारगेट मिला हुआ है कि हमारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, चाहे वो बीपीएल कार्ड धारक हों, चाहे गरीब हो या और भी किसी वर्ग के हों, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आभा का फुल फॉर्म होता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। मतलब कोई भी व्यक्ति उसका हेल्थ अकाउंट बनेगा। सबसे पहले तो हमने हमारे स्टाफ के बनाए हैं, उसके बाद में हमारे स्टाफ के जितने भी परिजन लोग हैं उन लोगों का बनाया है। अब धीरे धीरे उसको चरणबद्ध तरीके से करना चाह रहे हैं। पहले जितने भी हेल्थ पर्सनल हैं उनके बनने के बाद उनके फैमिली मेम्बर्स के बन रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमारे पेशेंट्स के भी बनने शुरू हो रहे हैं, जिससे ये फ़ायदा होगा कि अगर उज्जैन का व्यक्ति भोपाल में भी इलाज कराएगा और उसके पास में यदि हेल्थ आईडी का नंबर होगा तो वहाँ पर उसका पूरा डाटा खुल जाएगा। जैसे अमूमन देखने में आता है कि जैसे हम उज्जैन का व्यक्ति कहीं मान लो राजस्थान में कहीं घूमने के लिए गए, वहाँ पर अगर किसी को चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ी तो डिजिटलाइजेशन इतना अच्छा हो गया कि अगर वो अपना आभा नंबर अगर बता देंगे तो उसमें उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और सब कुछ मिल जाएगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा वृद्धजनों को होगा या गंभीर रोगों के मरीजों को भी होगा। शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए सम्यक अभियान के माध्यम से भविष्य की बुनियाद रखेंगे रोकड़े। प्रसिद्ध विचारक एवं लेखक भास्कर राव रोकड़े ने पार्षद माया त्रिवेदी की उपस्थिति में प्रेस वार्ता आयोजित कर देश में बढ़ती शिक्षित बेरोजगारों की संख्या पर चिंता जाहिर की। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने एक गैर राजनीतिक सम्यक अभियान चलाया है। उन्होंने बताया है कि शिक्षित बेरोजगार युवा साथियों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरियों की असीमित संभावनाएं हैं। मैंने शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बड़ी जटिलतम समस्याओं को करीब से देखने का प्रयास किया तो मेरे सामने समस्या तो आई, लेकिन मैंने सोचा केवल समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा, इस समाधान पर काम बढ़ना पड़ेगा और समस्या के मूल तक जाना पड़ेगा। जब तक हम मूल तक नहीं जाएंगे हम समाधान नहीं कर सकते। तो मेरे सामने 5 बड़ी चीज़ें आई। पहली बात तो ये कि रिटायरमेंट की आयु लगातार बढ़ते जा रही है
और उसको निश्चित रूप से पूर्ववत स्थिति में लाई जा सके 58 साल। तो उसका एक अध्ययन किया, एक IAS अधिकारी के माध्यम से आंकड़े निकाले गए। तो 31 जुलाई 2024 को 5,30,000 अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी जानकारी आई। तो हमने कहा यदि 1 जनवरी 2024 को हम ये संकल्प लेते हैं कि 58 साल सेवानिवृत्ति आयु लागू कर दी जाए और इसका संकल्प सरकार पारित कर लेती है, तो 1 जनवरी से 31 जुलाई 2024 के बीच 7 माह की अवधि में 5,30,000 युवाओं को सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलने के अवसर मिल जाएंगे। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको पत्रकार बंधुओं ने यहाँ पर नहीं उठा पाए, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि सन 1948 में श्रमिक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया, लेकिन शिक्षित वर्ग के कर्मचारियों के लिए ऐसे कोई प्रावधान नहीं दिए गए। हमारे पत्रकार बंधुओं को भी इसकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके 10 साल बाद 1959 में निजी विद्यालय के शिक्षक हाईकोर्ट में गए। उन्होंने कहा साहब ये न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है और हमें इतना कम वेतन मिल रहा है। न्यायालय ने कहा श्रमिकों के लिए बना कानून शिक्षकों पर लागू नहीं हो सकता। इसी प्रकार अन्य ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी भी न्यायालय में गए, लेकिन उनको पता चला, न्यायालय ने कहा कि कोई कानून ही नहीं बना तो हम न्यूनतम वेतन की व्यवस्था कैसे दे सकते हैं। तो हमने इसके लिए भी 1 जनवरी 2024 को ही युवा दिवस के दिन बात रखने का किया है। हम उसके लिए एक संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं। श्रम कानून जिसके तहत की नौकरी से निकालना कठिन था उसको पुनः लागू करवाएंगे और सरकार का एक प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अलग से बनाना होगा। इसके अलावा हमारा 5वां मुद्दा है आबादी के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक अधिकार दिए गए हैं कि राज्य सरकार जनगणना भले ही न करा सके, लेकिन अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जातिगत आधार पर सर्वे करा सकती है। तो उसी अधिकार का उपयोग करते हुए राज्य में भिन्न भिन्न वर्ग का सर्वे हो सकता है, SC वर्ग, ST वर्ग, OBC वर्ग, जनरल वर्ग, मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई वर्ग, जैन वर्ग, ताकि सभी वर्ग को आबादी के अनुपात में आरक्षण मिल सके। लेकिन इसमें मेरी एक बात और है कि जो सबसे अधिक अंक लाने वाले हैं अर्हकारी परीक्षा में, उनके लिए 10% एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत प्रावधान देना चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक अंक लाने वाले को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए और जीवन भर उनको एक्सीलेंस कैटेगरी के तहत सम्मान मिलना चाहिए। यही मेरे मुद्दे हैं मित्रों। 8 नवंबर मंगलवार को चंद्र ग्रहण होने से मंगलनाथ पर गर्भगृह में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित, नहीं होगी भात पूजा। कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। उज्जैन में शाम 5:43 से शाम 6:19 तक कुल 36 मिनट ग्रहण रहेगा। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर और अंगारेश्वर मंदिर में भात पूजा कराने की मान्यता होने से अनेक श्रद्धालु भात पूजन कराने के लिए पहुंचते हैं। इस बार मंगलवार यानी 8 नवंबर की शाम चंद्र ग्रहण होने और सुबह से ही ग्रहण का सूतक होने से मंगलवार को दोनों मंदिरों में भात पूजा नहीं हो सकती। इस संबंध में सूचना मंदिर में भी लगा दी गई है। चंद्र ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले मंगलवार सुबह 5:30 बजे से शुरू होकर ग्रहण काल सायं 5:43 से 6:19 तक रहेगा। श्री मंगलनाथ मंदिर और श्री अंगारेश्वर महादेव मंदिर पर गर्भगृह में प्रवेश और पूजन प्रतिबंधित रहेगा। पत्नी से पीड़ित युवक का शव घर से संदिग्ध अवस्था में हुआ बरामद। पत्नी व उसके परिजन मांग रहे थे रुपए। थाना नरवर अंतर्गत ग्राम केसोनी निवासी भीम पिता बने सिंह चौहान का विवाह 4 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र निवासी लक्ष्मीबाई से हुआ था। विवाह का 1 वर्ष बीत जाने के बाद लक्ष्मी अपने मायके महाराष्ट्र चली गई और उसके बाद नहीं लौटी। भीम पत्नी के अलगाव से शराब का आदी हो गया और उसने पत्नी को लाने के कई प्रयास किए। पिछले वर्ष भीम चौहान और उसका भाई गोविंद चौहान महाराष्ट्र भी गए, लेकिन लक्ष्मी के माता पिता ने रुपयों की मांग कर दोनों को वहां से चलता कर दिया। अभी 1-2 दिन पूर्व भी भीम ने अपने ससुराल में फोन पर वार्ता की थी। उसके बाद उसका शव संदिग्ध अवस्था में घर पर पाया गया। थाना नरवर ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। इस बाबत भीम के भाई गोविंद ने बताया। मेरा बड़ा भाई था भीम चौहान, जो उनकी शादी हुई थी 4 साल पहले महाराष्ट्र ज़िले में, और उनके सास ससुर आए 1 साल तक भाभी रहे थे यहाँ पर, फिर वो ले गए यहाँ से। उसके बाद लेने गए भैया, तो भैया के साथ मारपीट भी की थी उनने एक बार। उसके बाद हम भैया को डराया धमकाया, मैं गया उधर तो हमें भी बस में घेरा गया था, और फिर उसके बाद पैसे की डिमांड की उनने, 1-1.5 लाख रुपए दो बोले। हमने मना कर दिया, तो फिर उनने हमारे से एक स्टाम्प बनवा लिया और बोला कि आप हमसे
80,000 रुपये लेके जा रहे हो बोले, हम आपसे रिश्ता तोड़ रहे हो और हमारी छोरी नहीं पहुंचा रहे बोले। उसके बाद भैया के भी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, तो वो पता नहीं बात क्या हुई थी, और इनने किसी का मोबाइल मांग के लगाया था, ये भी नहीं पता किसका मोबाइल मांग के लगाया था। उसे 3-4 दिन से उदास भी थे घर में, बातचीत कर रहे थे, तो बोले कुछ नहीं, बोले मेरे को जाना है, महाराष्ट्र जाना है। तो हमने बोला ठीक है चलेंगे, एक बार और बात करके आ जाएंगे। तो बोले कि इसकी सूचना आपने थाने में दे दी है? थाने में सूचना दे दी है। अभी क्या करा भैया ने क्या करा? भैया ने फांसी लगाई। हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई चोरी में भी शामिल था अनमोल गुर्जर के साथ पकड़ाया आरोपी फैजान, पुलिस ने लिया रिमांड पर। बुधवार की रात विक्रमनगर ब्रिज के पास हुए पुलिस और कुख्यात गुंडे अनमोल गुर्जर के बीच गोलीकांड मामले में पुलिस ने अनमोल के साथी अंडा गली निवासी फैजान को गुरुवार को न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सिंगार की कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने फैजान को 1 दिन के रिमांड पर माधवनगर थाना पुलिस को सौंपा है। दरअसल माधवनगर थाना पुलिस को इंदौर रोड हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पर हुई चोरी के मामले में फैजान की तलाश थी। इसी मामले में पूछताछ करने के लिए न्यायालय ने रिमांड दिया। इधर पुलिस द्वारा गुर्जर गैंग के रोशन गुर्जर और उसके साथी शुभम को गिरफ्तार कर न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार वर्मा के समक्ष पेश कर रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायाधीश ने पुलिस को रिमांड न देते हुए दोनों बदमाशों को भेरूगढ़ जेल भेज दिया है। इस बाबत माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा ने बताया, कल जो मुठभेड़ हुई थी उसमें अनमोल का साथी आरोपी जो था फैजान, उसको अपराध में गिरफ्तार किया गया था और उसमें विवेचना पूरी होने से उसको जेआर किया गया था। और जो फैजान है वो एक अन्य चोरी के मामले में वांटेड था थाना माधवनगर के, तो उसमें भी उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी की गई है और 1 दिन का पुलिस रिमांड उसमें लिया गया है। तो हेवेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स में चोरी हुई थी, उसका सामान उससे बरामद किया जाना। काम से घर लौट रहे युवक से एक बदमाश ने शराब के लिए मांगे रुपए, इनकार करने पर किया चाकू से प्राणघातक हमला। नागदा बिरला ग्राम निवासी नासिर शाह पिता निसार उम्र 28 वर्ष मजदूरी का कार्य करता है। जब वह काम करके घर लौट रहा था तब नागदा ब्रिज नई दिल्ली बस स्टैंड पर एक अज्ञात युवक आया और उससे शराब के पैसे मांगने लगा। नासिर ने इनकार किया तो अज्ञात युवक ने चाकू निकालकर नासिर के सीने पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय उपचार के लिए भर्ती कराया गया। काम पे से आ रहा था, मैं घर जा रहा था काम से आगे ने, तो एक युवक ने हमारे को दारू के पैसे मांगे, हम नट गए तो चाकू मारा उन्होंने। बिल्ला हिराम पहचानते हैं क्या आप उसे? हाँ, शकल से पहचानता हूँ। क्या उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र तो मेरे को मालूम नहीं, बाकी हाइट वाइट में मैं बता सकता हूँ 25 के लगभग होगी उसकी। अच्छा, कितने लोग थे वो? एक ही था। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।